नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। विवादों में पीएफआई, सियासी लड़ाई संघ तक आई। जी हां, पटना के एसएसपी की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिसको लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल पीएफआई से जुड़े हुए एक के बाद एक खुलासे करते हुए पटना के एसएसपी की ओर से आरएसएस की तुलना कर दी गई पीएफआई से, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ हमलावर है और उनको हटाए जाने की मांग कर रही है। आपको बताते चले, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर दी थी। कहानी कुछ ऐसी है कि फुलवारी शरीफ में पटना पुलिस ने एक बड़े संदिग्ध मॉड्यूल का खुलासा किया था, जिसमें झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन और आतंकवादी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज पकड़े गए थे। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने पीएम मोदी के पटना कार्यक्रम से पहले 6-7 जुलाई को संदिग्धों के लिए आर्म्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा था। इनके पास से प्लान 2047 का एक डॉक्यूमेंट भी मिला है, जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना बताई गई। इसी खबर पर बयान देते हुए पटना के एसएसपी ने कह दिया कि जैसे संघ अपने स्वयं सेवकों को शारीरिक प्रशिक्षण देता है, उसी तरह पीएफआई भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता है। ऐसे माहौल में जब उदयपुर की हत्या से लेकर अमरावती के हत्याकांड तक और अजमेर से लेकर पटना तक पीएफआई के ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं, तब पटना के एसएसपी ने पीएफआई की तुलना संघ से कर दी। अब इस पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठन फौरन एसएसपी को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और जीतनराम मांझी की पार्टी एसएसपी की बचाव में उतर गई हैं। तो इसी खबर को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी भी सूरत में संघ और पीएफआई की तुलना करना सही है? क्या पटना के एसएसपी ने आरोपियों से पूछताछ वाला बयान गलत संदर्भों में दे दिया है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। पीएफआई के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो देश विरोधी संगठन है, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। बहुत सारे गंभीर आरोप भी उसके ऊपर लगे, जबकि बीजेपी का कहना है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। दोनों की कतई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे विरोधी दल हैं जो दोनों की तुलना करते हुए एसएसपी ने जो कहा उसको सही ठहरा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर दंगल में हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और राज्यसभा के सांसद, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, स्पोक्स पर्सन है आरजेडी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन फारूकी, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि आरजेडी और हमने तो खुलकर समर्थन कर दिया है एसएसपी का, आपका क्या मानना है? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन, पीएफआई के ऊपर तमाम आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप, दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? नहीं, पहले तो पीएफआई और को तो बैन करनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको बैन करने की अति आवश्यकता है। लेकिन सुधांशु जी से पूछेगा कि उनकी सरकार क्यों उनको बैन नहीं किया अभी तक। और मैं हमेशा कहता कि बीजेपी तो चाहती है कि कम्युनल वायलेंस हो। एक मशहूर सांसद है, उनको ज्यादा सिक्योरिटी दिया गया है, उनका तो ईडी वीडी का कुछ अनाप शनाप बयान देते हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अगर वो काम करते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हैं। तो इसमें जो है एक राजनीति जरूर है कि बीजेपी को फायदा होता है अगर मुस्लिम कट्टरवादी संगठन अगर जीवित रहे, तो भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कोशिश करते रहते हैं कि उसको जो है जिंदा रखने का। क्या पीएफआई को बैन नहीं करने के पीछे यही स्ट्रैटेजी लग रही है आपकी, बीजेपी की? नहीं, क्योंकि आप बताइएगा कि लगातार, क्योंकि पीएफआई के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, पहले सिमी को बदल करके पीएफआई किया गया था, मैं तो पहले आईपीएस में रह चुका हूं, तो इसीलिए ऐसे संगठन, कोई भी संगठन, इस तरह के संगठन जो है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होने की अति आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन आरएसएस के बारे में जो तुलना एसएसपी साहब का बयान मैं सुन रहा था, अब पीएफआई के लोग सोचते हैं कि हमको अपने आप को मॉडल करना है आरएसएस के तरीके से। जो स्टेटमेंट एसएसपी का जब दोबारा आपने चलाया, तो एसएसपी का कहना है कि एसएसपी पटना का कहना है कि ये मेरा बयान नहीं है, ये पीएफआई के लोग कह रहे हैं। तब सुधांशु जी और बीजेपी और आरएसएस को सोचने की आवश्यकता है कि अगर ये सुधांशु जी जैसे ही जुड़ते हैं, मैं उनसे जवाब लूंगी। संगीत रागी जी, उसके पहले आपके पास आते हुए
एसएसपी की ओर से तो यही कहा गया ना कि शारीरिक प्रशिक्षण जैसे आरएसएस में दिया जाता है, पीएफआई के लोग भी वैसा ही प्रशिक्षण देकर ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। देखिए, तो एसएसपी को हटाए जाने की क्यों आरजेडी, और हम तो कहने बिल्कुल सही बोला उन्होंने। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि ये बौद्धिक दिवालियापन है उनका, और मैं ये भी नहीं कहूंगा उनको इलाज की आवश्यकता है, बट उनको जानकारी की बिल्कुल आवश्यकता है। जो पीएफआई है, जैसा कि अजय जी ने कहा है, वो खुद आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, उनको पता है कि ये सिमी का नया अवतार है। और सिमी की जो आइडियोलॉजी है, वो सिमी जो प्रेरणा लेता है वो जमाते इस्लामी से है, और जमाते इस्लामी पाकिस्तान, जमाते इस्लामी बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि से उसके जुड़ाव है। सिमी के पीछे जो उसका जो बौद्धिक विमर्श है, वह एक बहुत बड़े पाकिस्तान के जमाते इस्लामी के एक स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम मौदूदी है। बहुत कम लोग उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं, बट उनको सुन लीजिए मेरी बात। वो इस भारत को एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट करने का उसका एजेंडा है, और वो किसी भी प्रकार से होता है, चाहे वो पॉपुलेशन जिहाद। कामयाब होने दे रहे हैं, क्यों नहीं बैन कर देते आप लोग? मेरा तो सीधा सा सवाल है ना कि इस बारे, अगर उनकी बातों, अजय जी की बातों को लिया जाए, संगीत जी आप ही से सवाल है। हाँ। तो वो ये कह रहे हैं ना कि केरल हाईकोर्ट का एक मामला भी उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हाँ ये चरमपंथी संगठन है, उसके बावजूद उस पर बैन नहीं है। ये केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी थी, तो उसको बैन क्यों नहीं कर दिया जाता अगर इतनी सारी गतिविधियों में संलिप्तता है उसकी? देखिए चित्रा जी, मैं भी आप ही की तरह सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार से अपील है मेरी भी, कि ऐसे संगठन के जबड़ों को तोड़िए, इनको आगे मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि इस देश में पाकिस्तानी पॉकेट्स, बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़े कर चुके होंगे, और तब इनसे लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये देश के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी जो है वो इस देश के लिए बहुत घातक है। इन पर जितनी जल्दी कार्रवाई करनी हो बिल्कुल किया जाना चाहिए, बैन किया जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि सरकार को और किन किन तथ्यों की आवश्यकता है, ताकि उनको लगा ना, कई बार होता है कि आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ, यानी कि इतनी बड़ी लंबी रस्सी दे देंगे कि आपके उस फांसी के फंदे से निकल नहीं पाएंगे। हो सकता है यह भी एक कारण रहा हो कि सरकार अभी सारी तथ्यों को जुटा रही हो ताकि इनको जब निचोड़ा जाए। और एक और भी बात है कि देखिए, संगठन बैन करने से काम नहीं चलेगा, व्यक्ति और आइडियोलॉजी, ये दो बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक संगठन को आप बैन कर देंगे, उसका दूसरा स्वरूप आ जाएगा। जब तक 10 सेकंड जब तक मदरसों से और मस्जिदों से इस्लाम की घातक आइडियोलॉजी, जो बहाविज्म के रूप में है, तबलीगीज के रूप में है, और जो कट्टरपंथी जो है रेडिकल सुन्नी इस्लाम की है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, आप पीएफआई जैसे लोगों को यहाँ पर तैयारी दरअसल अजय जी ये की जा रही है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए हिंदुस्तान को। 10% लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनको सामने वाले बहुसंख्यकों को घुटनों के बल ला दिया जाएगा। अगर इस तरह की तैयारी है और उनके बयानों के समर्थन में कोई भी किसी भी रूप में खड़ा है, तो उसे पलटकर सवाल पूछा जाएगा कि उसकी मंशा आखिर है क्या? जल्दी से 5 सेकंड अजय जी, लोग हो सकता है कि इसको बहुत मजाक में ले लें, लेकिन एक मत भूलिए कि 23% मुसलमानों की आबादी ने इस देश पर विभाजन थोप दिया था। लोग डरने लगे थे और उन्होंने स्वीकार किया कि शांति से जीना है तो हमें विभाजन स्वीकार कर लेना चाहिए, और 23% आबादी, मुसलमानों की आबादी के लिए एक नया देश दे देना चाहिए। और वो जमीन भी कितनी थी? 35% जमीन दिया गया था पाकिस्तान के लिए, उसमें से 9.6% यहीं रह गए। आज भी उनमें से अधिक एक बड़े वर्ग की मानसिकता वही है जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के समय थी, और आज भी उसी मानसिकता में जिंदा रहे। यहां से भी तो समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांग की जाती है ना। मैं आऊंगी सवाल पर, लेकिन उसके पहले अजय जी की एक टिप्पणी हो जाए जल्दी से। चित्रा जी देखिए, क्या है, हमारे पूर्व वक्ता को एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ पीएफआई का समस्या नहीं। आरएसएस को जो सरदार पटेल ने जब बैन किया, तो मैं सरदार पटेल का बात जो है पढ़ लेता हूं। आरएसएस टू बैन आरएसएस टू रूट आउट फोर्सेस ऑफ हेट, that is at work and has put the country into great peril. The freedom of the nation and has threatened the freedom of the nation, and these dark forces are working against it. Now, let me complete, sir. बोलिए। अरे बोलने दीजिए ना, हमारा कहना है, एक तरफ पीएफआई, दूसरी तरफ ये लोग जब नफरत फैलाते हैं, कोई भी हो, और इनको भी मालूम है, इनके अलग अलग संगठन है जो बोलते हैं कि इनको बाहर कर दो, एक जुलूस निकाल करके अपमानित शब्द यूज करते हैं अल्पसंख्यक के लिए।
हमारा कहना है कि आरएसएस की आरएसएस के वेबसाइट में अगर आप जाइएगा तो गोवालकर जी के बंच ऑफ थॉट्स के किताब स्पष्ट रूप से इनको संविधान पर विश्वास नहीं है। अब लाखों प्रयास किया जाए, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप नफरत, जैसे कि आप नफरत नहीं फैला रहे हो, ये तो बैन होना ही चाहिए, इनके ऊपर जोर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप बताइएगा कि अभी तक आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी धर्म संसद के माध्यम से आतंकवाद में नफरत और ऊंचे ऊंचे शब्दों में जो है हमला किए गए, देश के जो है देश को कमजोर करने के लिए शब्दों के इस्तेमाल किया गया एक समुदाय के खिलाफ, तो हमने एक भी नेता को भारतीय जनता पार्टी के बोलते हुए। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ गए हैं, जरा उनकी बातें जल्दी से 10 सेकंड। चित्रा जी, कोई व्यक्ति यदि हेट स्पीच देता है एक अलग बात है, और कोई आइडियोलॉजी ही हेट की खड़ा करके रखे हुए हो और उसी से प्रेरणा लेता हो, जीवन भर प्रेरणा लेता हो, दोनों की आप तुलना नहीं कर सकते झारखंड में के भीतर भी झारखंड भर के रखेंगे ना, झारखंड देश से पाकिस्तान चले जाइए, आप यहाँ चले जाइए, फिर क्या कीजिएगा? देखिए वो एक मतलब नफरत फैलाने की कोशिश, ये नफरत फैलाने की नहीं कोशिश है, ये एक मानसिकता के खिलाफ प्रतिक्रिया है, एक मानसिकता के खिलाफ प्रतिक्रिया है कि विभाजित भारत में भी अभी आप पाकिस्तानी मानसिकता के साथ जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, चूंकि एसएसपी के विवाद के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आप लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार सरकार की ओर से नोटिस जरूर जारी किया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। आप लोग भी तो मजबूर वहां पर नजर आ रहे हैं ना, और आरजेडी, हम और बाकी पार्टियां जो आपकी विरोधी हैं, वो कह रही हैं कि क्या गलत कह दिया उन्होंने। देखिए, यहां पर विषय सिर्फ तकनीकी नहीं है। एक आईपीएस अधिकारी पे कार्रवाई मात्र उस विचारधारा या उस विचार को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो विचारधारा वहां से पोषित होती है कि हमारे मित्र कांग्रेस के, अभी मैंने आने से पहले सुना तो कुछ बोल रहे थे किसी समुदाय के विरुद्ध, मैं समझ नहीं पाया किस समुदाय के विरुद्ध बोल रहे थे। अगर 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात है तो ये किस समुदाय के विरुद्ध है, या हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, भारत के टुकड़े होंगे, ये किसी समुदाय के विरुद्ध नजर आता है या राष्ट्र के विरुद्ध नजर आता है? अब उसमें भी उनको समुदाय नजर आता है तो मेरे विचार से ये उनकी दृष्टि का दोष है। अब जहां तक यह बात है, विचार तो यह है, मैं अन्वर को याद दिलाना चाहूंगा, यहां तो एक एसएसपी की बात कह रहे हैं, एसएसपी पे कार्रवाई के लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, परंतु मैं तो ये कहना चाहता हूं, एक बार सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी सर, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए प्लीज। मैंने कहा था पीएफआई को बैन करने, अरे पूरी बात कर लूं, आप भी आईपीएस ऑफिसर रहे जनाब, इतनी डिसेंसी रखिए, आवेश बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो कह रहे हैं पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते आप लोगों को, भी सूट करते हैं क्या इस तरह के चरमपंथी संगठन? अरे भाई वो मैं बात कह रहा हूं, अरे जो लोग पीएफआई को समर्थन करते थे, जो सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहते थे, वो जब आज कहते हैं पीएफआई को बैन करो, वो प्रक्रिया चल रही है। अरे बिल्कुल, आप बात सुनिए। अरे भाई ये क्या तरीका है? अजय जी एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप बहस को डिरेल करने वाली बात बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। बोलिए, दर्शकों को नहीं समझ में आता अजय कुमार जी, नहीं बोलिए अजय कुमार जी, दर्शकों को नहीं समझ। अब मैं ये कह रहा हूं, देखिए जानते क्या है, मानसिकता ये है कि यहां तो एक आईपीएस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, यहां सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोले थे कि आरएसएस की शाखाओं में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, और जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुषमा स्वराज जी ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन पूछा था कि सबूत दीजिए, आपने गृह मंत्री होकर बोला है, तो जानते क्या बोले थे? अपना बयान वापस लेता हूं, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था। यह तो मानसिकता है सरकार के सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोगों की। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहा गया था, जबकि बाद में केरल हाईकोर्ट के चलते हुए उस पर प्रतिबंध लगा। प्रतिबंध की प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है, 4 राज्यों में ऑलरेडी चल रही है, 1 राज्य में प्रतिबंधित है, और इसीलिए हमने यूएपीए एक्ट में भी संशोधन किया है। क्योंकि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, जानते प्रतिबंध में क्या होता है, एक संगठन को प्रतिबंधित करिए, उसके बाद वो तुरंत क्या करते थे, अपना दूसरा नाम बदल लेते थे। जैसे पीडीआई से पीएफआई हो गया, एसडीआई से पीएफआई हो गया, सिमी से एसडीआई हो गया। तो अब हमने यह व्यवस्था की है कि व्यक्तियों को चिन्हित करके उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाए, ताकि यदि वो किसी दूसरे संगठन में भी चले जाएं तो वो यह बचाव न ले सके कि अब तो वो संगठन नहीं था, वो बैन था, ये संगठन तो नया संगठन है, जैसे इनके नेता तमाम मौकों पर करते रहते थे। इसलिए अजय कुमार जी, हम सरकार हैं, आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, आप पॉलिटिकल जवाब दीजिए। नैतिक दृष्टि पे कब तक आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे?
कब तक आप ओसामा को, जी हाफिज को, साहब इशरत को बेटी, याकूब मेनन को जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहते रहेंगे? मानवर कैटेगरी सिक्योरिटी दिया है। एक पार्टी का जो है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मशहूर है, उसको कैटेगरी नाम लेके बताइए ना किसकी बातें कर रहे हैं आप इनको पूछिए ना, इनके दोस्त आप हैं। बता दीजिए ना अजय जी, किसकी बातें कर रहे हैं आप? असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करें, किसकी बातें कर रहे हैं आप बताइए, मुझे तो जानकारी नहीं है। नाम लेकर बताइए ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। जानकारी आपको ज्यादा हुए मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट से आप चाहते हैं कि असम हो या हैदराबाद हो, हर जगह से ऐसे लीडर पैदा हो जो माहौल खराब करे। इनका इशारा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। सरदार पटेल ने उनकी बातें आप लोगों को सूट कर जाती हैं। ध्रुवीकरण हो जाता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है वोटों में। सुधांशु त्रिवेदी जी, और नाथूराम गोडसे ठीक है सर, आतंकवाद था कि नहीं, जरा बता दीजिए। ठीक है, इसका भी जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और सीधा सा सवाल, सुधांशु त्रिवेदी जी, सीधा सा सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है अजय साहब, ओके। सुधांशु जी, सीधा सा सवाल, पीएफआई की इतनी गंभीर मामलों में संलिप्तता आज से नहीं, सालों से लगातार सामने आ रही है, उसके बावजूद सरकार अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप लोगों की मंशा पर पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर वो कौन सी दिक्कत है कि इस तरह का संगठन जो देश विरोधी तमाम गतिविधियों में शामिल है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? ये तो चाहते ही है यहाँ पे माहौल बनते जाए। पीएफआई के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह बात सत्य नहीं है। पीएफआई के खिलाफ सबसे ज्यादा ईडी के नोटिसेज हैं, पीएफआई के खिलाफ एनआईए के केसेस हैं। पीएफआई के नेता ये कहते हैं कि उनको एनआईए के केसेस में परेशान किया जा रहा है। फैक्ट यह है कि जहां कहीं आतंकवाद की संभावना दिख रही है, इस विषय में सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है। परंतु मैं तो यहां पर यह बात कहना चाहूंगा, यहां भारत में समस्या जानते क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भी हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जहां पर आतंकवादियों को नैतिक समर्थन देने के लिए लोग टीवी पर बैठ के दलील देने से लेके, सर्वोच्च न्यायालय में वकील खड़े करने से लेके, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तक लोग बोलने को तैयार रहते हैं और इस सीमा तक तैयार रहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, अपनी सरकार को झूठा सिद्ध कर देते हैं। अजय कुमार जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 हाफिज सईद ने कराया, यह आपकी सरकार ने कहा था, मगर आप ही के एक बड़े नेता ने कहा 26/11 आरएसएस ने कराया। अब आपने या तो नेता पे कार्रवाई करते हैं, सरकार पे कार्रवाई करते हैं, आप दोनों पे चुप रहे। वो नेता जलवाय जलाल से, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो नेता जलवाय जलाल से आपकी पार्टी के महासचिव भी बने रहे और आपकी सरकार कहती रही हाफिज सईद ने कराया। दोहरी राजनीति की यह बहुत बड़ी विडंबना है। फायदा होता है उससे। आप मुस्लिम तुष्टीकरण चाहते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? पूरा देश जानता है। आप दोनों ठीक है, अब जरा बाकी लोगों को भी मैं लेकर आती हूँ डिबेट में। मृत्युंजय तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरएसएस की कसरत और इनकी वर्जिश में फर्क नजर नहीं आता है। पीएफआई के बारे में जानकारी कम है क्या आरजेडी के पास? एक सेकंड बोल, आप कह रहे हैं दोनों को तुलना करके एसएसपी ने बहुत सही किया, यही बयान है ना आरजेडी का? चित्रा जी वो एसएसपी आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस परीक्षा पास सब लोग नहीं करते, बहुत कम को सौभाग्य होता है जो आईएएस और आईपीएस बनते। तो उनको अधिकार मिल गया इस तरह का बयान देने का? नहीं, उन्होंने जो तुलना किया, उन्होंने जो तुलना किया बिल्कुल सही किया। क्या आरएसएस के शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र में गिरना और प्रोपगंडा नहीं खड़ा किया जाता है? मॉब लिंचिंग और जितने आतंकी घटना होते हैं, आखिर उसके मास्टरमाइंड का तार बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो कैसे उनका आ जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी नहीं है। अब ये एक सर के बदले 10 सर काट कर लाएंगे, वो तो दिख ही नहीं रहा है। पीएफआई एसडीपीआई क्या है? घटना देशभक्त संगठन है। नहीं, ये तो हम कह रहे हैं कि ये नहीं है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? बीजेपी बिहार में सरकार में है, सरकार में रहते हुए सरकार के नाक के नीचे 3 महीने से ये कैसे अपना गतिविधि चला रहे थे? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब बीजेपी सरकार में रहते हुए अपने ही पुलिस पर, एसपी पर कार्रवाई करने की बात करती है और उसने एसपी को हड़का रही है। वो जांच कर रहे हैं, उन पर उन्होंने कहा है कि पूरी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन भला ये बताइए, अगर एसपी को नहीं हटाती है नीतीश कुमार जी, तो क्या बीजेपी सरकार से अलग होगी? पूछिए सुधांशु त्रिवेदी जी से। जवाब दीजिए सुधांशु जी। मलाई साक्षात्कार है। हाँ, आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उधर से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन सत्ता में बने रहना है, सवाल खड़े किए, रोक अख्तियार करना होगा। सुधांशु जी, देखिए, बड़ी मजेदार बात यह है कि एसएसपी ने तो अपने बचाव में यह कहा है
कि वो आतंक के आरोप में पकड़े गए लोगों का बयान कोट कर रहा था, और यहां मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि जो रूप कहा गया वो सही है। यानी एसएसपी तो उस बात को सही मानने को तैयार नहीं हो रहा, और मृत्युंजय तिवारी जी जलवाई जलाल से लगे हुए हैं भाई, और आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे भाई बात तो हाँ, एक बार सुधांशु जी की बात हो अरे जाए, मैं उसके बाद कहता बोलिएगा हूं, आप लोग। एक जो बार बात आप बोल रहे होते हैं एसएसपी नहीं बोल रहा है। देखिए सब लोग सुधांशु जी को उन्होंने करते हैं, सफाई दे दी है कि वहां जो बातें लिखी गई थी उसी को हम कोट कर रहे हैं, तो कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं फिर आप लोग? कल से ही कर रहे हैं। नहीं, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। एसएसपी नहीं, अब बात सुनिए, आप परेशान क्या हो रहे हैं भाई? आप लोग जब डिस्टर्ब करते हैं दर्शकों को समझ में आ जाता है कि अनकंफर्टेबल फैक्ट आया तो तुरंत बीच में आ गए। अब मैं बात बता रहा हूं, आपने आतंकवादी देखिए एसएसपी ने अपने बचाव में ये कहा, अब ये राज्य सरकार का दायित्व है कि वो इस बात के ऊपर देखेगी, मगर मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई एसएसपी ने जो कहा वो ये उससे ज्यादा आगे बोल रहे हैं। जो एसएसपी ने नहीं कहा वो ये कह के हमसे सवाल पूछ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी, और आप जो कह रहे हैं कार्रवाई हमारे आने के बाद जो कार्रवाइयां हुई हैं उत्तर से दक्षिण तक। अब भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई, मैं किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं करता मान्यवर, अपना वाक्य मेरा पूरा होने दीजिए, उसके बाद आपको जो बात गलत लगे मेरी बात की धज्जियां उड़ा दीजिए। उनकी बात हो जाने दीजिए प्लीज। अगर हमने कार्रवाई नहीं बात की सुन रहे हैं महाशय, आप इतना काहे प्रेशर में हैं? अरे भाई तो अब आप बीच में बोल रहे थे ना, मैं तो कभी नहीं बोलता बीच में, आपको पूरी बात करने देता हूं। अब मैं इस पे आ रहा हूं, जब आपका दौरे हुकूमत था, आप सरकार में हिस्सेदार रहते थे, तो अपराध तो छोड़िए, बोधगया में ब्लास्ट हुए थे कि नहीं? पटना की रैली में ब्लास्ट हुआ था कि नहीं? और उस समय मोदी जी उस रैली में थे, चलिए वो छोड़िए। अरे भाई आप जिस सरकार में साझीदार थे उसमें दिल्ली में ब्लास्ट, बंबई में ब्लास्ट, जयपुर में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, बनारस में, लखनऊ में, अरे कौन सा जगह थी जहां पर ब्लास्ट नहीं होते थे? चलती ट्रेन में ब्लास्ट, चलती बस में ब्लास्ट, किनारे रेलवे स्टेशन से लेकर पार्क तक लिखा रहता था कि इसको छुइएगा नहीं, बम विस्फोट हो जाएगा। आज वो सब कुछ शांत हो गया। क्यों शांत हो गया भाई? सिर्फ दक्षिण कश्मीर के 3 जिलों तक रह गया, आतंकवाद सिमट कर वो ऐसे ही रह गया। कार्रवाई कर रही है सरकार, इसलिए हमारी सरकार ने तो पीएफआई को पकड़ लिया। आपकी सरकार होती तो कार्रवाई हो जाती। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हुए, 4 नेता उसके समर्थन में खड़े हमारे साथ यास्मीन फारूकी जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी है एसडीपीआई की, वो भी जुड़े हुए हैं। आ रही हूं मैं आपके पास मृत्युंजय तिवारी जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। यास्मीन फारूकी जी, कहीं पर भी मामले सामने आते हैं पीएफआई एसडीपीआई का नाम सामने आ जाता है, बिहार हो तेलंगाना हो, हर जगह तार एक जैसे जुड़ते हैं। मेरा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा हो, मेरा सीधा से सवाल है, 2047 के लिए कौन सा प्लान तैयार किया जा रहा है पीएफआई और एसडीपीआई की ओर से? क्या है मंसूबा आपके संगठन का? चित्रा जी, एक बात तो मैं आपको सही कर दूं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे कि एसडीपीआई और पीएफआई को जोड़िए मत। पीएफआई एक अलग संस्था है, एसडीपीआई एक अलग चीज है। उसका राजनीतिक विंग है ना पीएफआई का, क्या ये गलत है या सही है? का उनसे कोई लेना देना नहीं। एसडीपीआई क्या पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है या नहीं है? यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। ठीक है। अब मैं जल्दी से केरल हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को कोट करते हुए आपके पास आऊंगी। एक सेकेंड यास्मीन फारूकी, जल्दी से मैम, क्योंकि आपने क्लैरिफाई किया है, दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। पीएफआई और एसडीपीआई चरमपंथी संगठन है, हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, फिर भी प्रतिबंधित नहीं है। केरल हाईकोर्ट की पिछले ही महीने की यह टिप्पणी, अब इस पर अपनी बात को आगे बढ़ाइए यास्मीन फारूकी जी, जो आप कहना चाह रही थी। चरित्र तो एक ही जैसा है। फिर सही कर रही हूँ कि पीएफआई और एसडीपीआई अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका मकसद पॉलिटिकल व्यू लेके और संवैधानिक अपने अंदर काम करना है। दूसरी बात, आप केरल की अगर टिप्पणी का कह रही हैं, तो एक टिप्पणी हमारी मैडम शर्मा के लिए भी आई थी। मैं कोई किसी पे ना तो मैं नाराज होती हूँ ना एलिगेशन लगाती हूँ, पर आप टिप्पणियों की बात मत करिए। हम टिप्पणियों को कितना मान लेते हैं कोर्ट की, वो टिप्पणी है, फैसला नहीं है। जब फैसला होगा तब हम इस बात पे बहस करेंगे और बात करेंगे किसके ऊपर क्या। दूसरी बात, फिर मैं वहीं आऊंगी कि एसडीपीआई किसी ऐसी गतिविधि में मुलव्विस नहीं है। आप इस बात पे डिबेट कीजिए कि जो उदयपुर में घटना हुई है उसमें हमारे पुराने जो होम मिनिस्टर थे उनके साथ उनकी फोटो है,
पटना पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं ना क्लियर फारूकी कट जी। किया गया देखिए है यहाँ पर एजेंसी एसडीपीआई का लिखा हुआ ये जो दस्तावेज है इस वक्त हम विजुअल में दिखा भी रहे हैं। पीएफआई का झंडा, बुकलेट, तमाम दस्तावेज। एक सेकंड मैं दिखा रही हूँ मैडम, एक सेकंड आप रुकिए ना। एक तो पीएफआई का ये झंडा और बुकलेट है, एक सेकंड रुकिए, मैं वो विजुअल दिखा रही हूँ एसडीपीआई का, जिसमें पंफलेट रखे गए हैं। पटना से बरामदगी हुई है, पटना पुलिस ने बरामद किया है और उसे कहा था बिल्कुल ऐसा ही तेलंगाना में भी अभी इन्हीं तस्वीरों में दिखाई देगा। इस वजह से आप बच नहीं सकती हैं जो बातें आप कह रही हैं। दरअसल ये देखिए एसडीपीआई और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। क्या प्लानिंग रची जा रही है? सदस्यता फॉर्म है इसमें, जिसके जरिए 2047 के टारगेट को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। अरे बोलिए आप झूठ बोले थे ना, इस वजह से मुझे करेक्ट करना पड़ा। आप कह रही हैं कि पटना में कोई लेना देना नहीं, मैंने वो दिखा दिया पंफलेट। बोलिए मैडम, सुनने के लिए बुलाया है, बोलिए। कहाँ दिखाए ऐसा? ये पीएफआई का झंडा है, हमारा झंडा नहीं है। ये पंफलेट पीएफआई के हैं, हमारे नहीं है। और ये चीजें अरे एसडीपीआई का फॉर्म दिखाए, आपको नहीं नजर आया क्या? चैनल पे एसडीपीआई का फॉर्म दिखाए, इतने बड़े चैनल पर जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं। देखिए आप पहले देखेंगी तब तो आपको समझ में आएगा। नहीं, देश देख रहा है, कोई बात नहीं। मैं जो बातें कह रही हूँ देश समझ रहा है, देख रहा है। फॉर्म मेरे ऑफिस देख लीजिए, आपको बात सुनिए चित्रा जी, अगर आप बात नहीं सुनेंगी तो मैं आपके चैनल पे बात नहीं करूंगी। मैम आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी बात। ये देखिए एसडीपीआई, ये देखिए एसडीपीआई का दिखा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बोलिए, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आराम से। यास्मीन फारूकी, मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे एसडीपीआई के ऑफिस में कांग्रेस का फॉर्म है, बीजेपी का फॉर्म है। ये कोई बात होती है करने की? आप बात को सुन लीजिए या कर लीजिए। इल्जाम लगाने का, अगर ये बैठे हैं कि हमें तो इल्जाम लगाना है और तो लगाते रहिए, उसका कोई इलाज नहीं है। मैं आज ये इल्जाम लगाती हूँ और मैं ये बात कह रही हूँ कि हमारा राजस्थान का सीएम ये कह रहे हैं कि जो उदयपुर में घटना हुई है उसमें सारे जो फोटोग्राफ हैं वो हमारे गृह मंत्री के साथ हैं, गुलाब चंद कटारिया से के साथ। आप वो बात क्यों नहीं करती हैं? उससे क्यों बचना चाहते हैं? कई बार बात कर चुकी हूं मैडम। यास्मीन फारूकी जी, पटना पर बात करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है 2047 के लिए इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आप लोगों का जो मंसूबा है वो कतई कामयाब नहीं होगा, उस पर आप बात करने को तैयार नहीं है और यहाँ पर भड़कने की आप कोशिश कर रही हैं। गलत बयानी नहीं चलेगी और आप मुझे खारिज करती हैं। मैं वीडियो दिखा रही हूँ और ये वीडियो पुलिस की ओर से जा रही है। एक सेकंड मैडम, आप उसे उम्र में बड़ी है, उसका तहजीब करते हुए, उसका आदर करते हुए, लेकिन इस तरह से चैनल पर चिल्लाने की इजाजत एक ऐसे संगठन को लेकर जिसको लेकर केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है सामने कि चरमपंथी संगठन है ये, उसके बावजूद बैन नहीं है। अब मत चलाइए मेरे ऊपर, ऐसे चैनल पे चले जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। प्लीज आप तुरंत जाइए, सुधांशु त्रिवेदी जी को दिखाइए। बात करने की जरूरत भी नहीं है। इस्लामिक राष्ट्र पर बात कीजिए तो आप लोग यहां पर अब धमकी देती हैं आकर। 2047 में क्या है मंसूबा आप लोगों का? केरल हाईकोर्ट की टिप्पणियां और उसके बाद आप यहां पर आंखें तरेरती हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं जितने आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। चित्रा जी, हाँ जी, चित्रा जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जब केरल हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी जी, केरल की सरकार से के सपोर्ट से बने हुए सांसद महोदय, क्या उनको केरल की सरकार से यह कहेंगे कि क्यों नहीं उन्होंने कार्रवाई की है? किसी भी राज्य का हाईकोर्ट कहता है तो उस राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले उस पर कार्रवाई करे और संबंधित जानकारी सारी की सारी केंद्र सरकार को मुहैया कराए, जो जो उसके पास दस्तावेज है। क्या केरल की सरकार ने कार्रवाई की है या नहीं? चूंकि वह यहां पर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, तो ये बताएं। दूसरी बात, पीएफआई को कोटा राजस्थान में रैली निकालने की परमिशन देते हैं और फिर आके यहां पे कहते हैं कि पीएफआई पे बैन क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आपका दोहरा चरित्र पूरी तरीके से दिखाता है। तीसरा, अभी आपने देखा यास्मीन फारूकी जी क्या बोल रही थी, ये संगठन वो नहीं है, वो संगठन ये नहीं है। यही तो घालमेल करके बचने का प्रयास रहता था। इसीलिए हम जब यूएपीए एक्ट में संशोधन कर रहे हैं तो ये लोग सारे लोग खिलाफ में खड़े रहते हैं, ताकि एक से दूसरी जगह जाके बचने का रास्ता निकलता रहे और फिर कह सके ये तो बड़ा संगठन है, एक्स संगठन है, इसलिए। अब तीसरी बात, नहीं मैं तीसरी बात और कह रहा हूं। अब अभी जो ये कह के गई कि गुलाब चंद कटारिया जी के साथ उनकी फोटो है, तो ये इस प्रकार की बात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो उनकी हत्या करने वाली जो आतंकवादी थी उसने 2-3 बार उनकी रेकी की थी।
चित्रा जी, अरे काहे आप आवेश में आ जा रहे हैं मान्यवर, शांति से बात करें बेहतर रहेगा। जितना अरे भाई पीएफआई की रैली निकली थी राजस्थान में, कोटा में, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और केरल में आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है, केरल के सांसद ने। असली देशद्रोही है, ये देश को बांटना चाहते हैं, ये अब मैं एक चाहते हैं बात कि लड़ाई और दंगा हो। अजय जी एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे सर, समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। मैं आ रही हूँ तो हमारी बात होने दीजिए, नहीं तो बहुत बोल दिया। बिल्कुल देखिए आ रही हूँ आपके पास, तीन चित्रा जी मैं आपके साथ साथ, बैठाया था अजय अरे भाई टर्न तो मेरा था ना बोलने का, अरे भाई टर्न तो मेरा था। इधर आरएसएस के पक्ष में है तो 3 हमने विरोधी आवाजों को भी जगह दी थी। अजय जी उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा प्लीज। नहीं, नाथुराम गोडसे के वंशज हैं ये लोग, ये देश को बांटने के चलिए तो नाथुराम गोडसे के जो वंशज हैं, आप बताइए। और ये भाषण दे रहे हैं उदयपुर वाला उदयपुर वाला घटना में इनकी पार्टी का आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जवाब दे देंगे आपको। पहले मुद्दे का जवाब तो दे दीजिए। अब आपका सवाल हो गया, जवाब ले लेते हैं। कौन जो है तथ्यात्मक बात कर रहा है, कौन आवेशात्मक पूछ लिया है अजय जी, अब जवाब टूल के ठीक है। दंगा कराने का मुस्लिम जो है एक्सट्रीमिस्ट को खुश रखिए, दंगा कराइए। देश को जानना चाहिए कि आप चित्रा जी, उदयपुर वाला घटना, जम्मू में जो है ताहिर हुसैन आईटी सेल इनके हेड है, अमरावती में सिक्योरिटी देते हैं Z+ कैटेगरी जो मुस्लिम तुष्टिकरण करते हैं, दंगे कराते हैं, और आप बोलती हो कि इनका जो ये पीएफआई को बैन नहीं करते हैं। तो इनका स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहा है ना, देश के लोग को जानना चाहिए। मैं तो आईपीएस में रह चुका हूं, मैं जानता हूं स्टैंडर्ड है। जब अजय जी हो गई आपकी बात, लगातार आप ही बोलेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? इतने लंबे लंबे सवाल आपने पूछ लिए हैं 4-5, अब जवाब सुन लीजिए आप प्लीज। अजय जी अब मैं बोल लूं? एकदम बोलिए, आप बोल सकते हैं। अजय जी अब हम बोल लेते हैं, और आप तो हाँ बोल रहा हूं मान्यवर, आपको शायद जानकारी नहीं, आप तो आईपीएस अफसर है। आपकी राजस्थान पुलिस ने भी यह बात को पकड़ा है कि जो आईएसआई कनेक्शन था उदयपुर में, उसमें यह कहा गया कि उसको ये इंस्ट्रक्शन था आईएसआई से कि बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में जाकर स्थान पाओ, भाजपा के नेताओं का विश्वास अर्जित करो, फिर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दो। क्या बात कहा गया? भाई ये तरीका ठीक नहीं है, बार बार आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या लिमिट होती है किसी चीज को शांति से सुनने की? आप दूसरे सेंटेंस के ऊपर बोलने लगेंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। क्या तरीका? सारे दर्शक देख रहे हैं, मैं हर बार शांति से सुन रहा हूं। जब आप बोल रहे थे तो वो शांत थे, प्लीज आराम से। आप सुधांशु जी ठीक है, अजय जी अब नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए। अगर उनकी बीच में आप रोक के रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी बात पूरी नहीं हुई, आप बीच में बोले, फिर मैं चुप रहा। क्या आपकी बात पूरी होने दे? तीसरी बार आप बीच में बोले, मैं फिर चुप हो गया कि बात पूरी होने दे, फिर दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे और सरासर झूठ आप बोल रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने कहा है कि वो आईएसआई की ट्रेनिंग ले रहे थे कि बीजेपी के अंदर घुसकर किस तरीके से दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। अजय जी प्लीज आप थोड़ी देर को चुप रहें। बोलना चाहता हूं, क्या तरीका है भाई, समझिए में नहीं आ रहा। आज अजय जी सीनियर आदमी है या क्या करने लगे आज, इनको इस ढंग से डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अजय जी को याद दिलाना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो हत्या करने वालों ने राजीव गांधी के साथ 2 बार रेकी की थी और 2 बार विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ रेकी की थी। चित्रा जी मैं कह रहा हूं, आप ही के मीडिया हाउस की इंडिया टुडे की जून 1991 की जाके पढ़ ले, मैंने खुद पढ़ा हुआ तो मुझे याद है छात्र जीवन का आज तक। अगर आज का जमाना होता, फोटोएं होती राजीव गांधी के साथ, आप कहते हो राजीव कांग्रेस की साथी थी, वीपी सिंह के साथ फोटोएं होती। आज के जमाने मोबाइल की तरह फोटोएं नहीं थी। यह बाकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में 2 बार उन्होंने बगल में खड़े होकर साथ में जाके माला तक पहनाया था ताकि वो वारदात को अंजाम दे सके। इतनी सीरियस बातें जब हो रही हैं कि बीजेपी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके भाजपा के नेताओं का अंजाम दो, उसके ऊपर इस प्रकार की बात करना मेरे विचार से बिल्कुल गलत ही नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद ही नहीं है, बल्कि यह खतरनाक भी है। और राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या होती है? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। यह सेकुलरिज्म है, यह मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है। तो ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री कह रहा है सर्वोच्च पद पर बैठ के ऊपर, और उसके बाद आप कहते हैं मुजफ्फरनगर दंगों में सिर्फ एक समुदाय को राहत दी जाएगी। यह तुष्टीकरण नहीं है, इसलिए छोड़िए वो तुष्टीकरण की बात। हमारे प्रधानमंत्री ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ढूंढे, आपके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर बैंक को ज्यादा लोन। सबको ठीक है। नहीं चित्रा जी, दिक्कत क्या है कि दंगा कराने में आप बताइएगा कि इनके जो है पीएफआई को तो बैन नहीं करेंगे,
हर जगह दंगा कराते हैं। आप बताएंगे कि इन्होंने एक इनके जो कद्दावर नेता, अरे अजय कुमार जी, आप कह रहे हैं कि एफआई पर बैन करने की बात, अगर पकड़ा जाता है किसी समुदाय विशेष के लोगों को, उसको लेकर भी तो एक अलग तरह का राज शुरू हो जाता है ना इस देश में। अगर हर तरफ से जहां से भी इस तरह की स्थिति रहे, बहुत साफ दिख रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत रागी जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, ठीक है। यू आर एंड वो बार बार याद दिला रहे हैं कि जब आरएसएस पर बैन किया गया। ठीक, ओके। अब जब आप संगीत रागी जी को मैं लेकर आया, देखिए वो बार बार सरदार पटेल का हवाला देकर कह रहे हैं कि जब आरएसएस को बैन किया गया था। खैर, मैंने उनको 3 बातें बताना चाहूंगा। वो संपूर्ण गांधी वांग्मय में एक शब्द भी गांधी जी ने आरएसएस के खिलाफ नहीं बोला है। एक दूसरी बात, आरएसएस महोदय इतना ही गलत होता, ऐसा ही संगठन होता तो पंडित नेहरू रिपब्लिक डे परेड में आरएसएस को नहीं बुलाते। तीसरी बात, जो पटेल साहब हैं, पटेल साहब का पत्र पढ़िएगा, नेहरू का लिखा हुआ। उन्होंने कहा है ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कृपया पीएफआई के साथ मत जोड़िए। यही आपके विचार है ना, जो कमलनाथ के बेटे को सुन लीजिए आप देखिए, वरिष्ठ आदमी है, सुन लीजिए, पहले वरिष्ठ आदमी है, सुन लीजिए। अरे अजय जी सुन लीजिए ना, प्लीज सुनिए थोड़ा। देखिए, आपको इतनी देर से झेल रहे हैं हम, इतनी देर से झेल रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए तो सही। आपको कमलनाथ के बेटे को तिलक माथे से पोंछना पड़ रहा है, इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। अरे जोसेफ का एक प्रोफेसर का केरला में हाथ काट दिया गया था, उसमें कौन पाया गया था? और आप उसी यूडीएफ के हिस्से थे ना साहब, उसी कांग्रेस, उसी के हिस्से थे ना। आपने काम नहीं किया, आपने ऐसे मिसवेल को पूरा खड़ा किया है। अरे कमलनाथ जाकर के कहते हैं कि मुसलमानों आकर के वोट करो। आपका इमरान मसूद जैसे खूंखार आदमी जो कहता है प्रधानमंत्री की बोटी काट देते हैं, उसको आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देते हैं और चुनाव संचालन की जिम्मेदारी देते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आरएसएस दंगा कराती है। अरे भाई, कम से कम पढ़ तो लिखिए, कम से कम दंगों की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। आप तो झारखंड से आते हैं। आज गढ़वा में क्या हो रहा है सर, रांची में क्या हो रहा है, दुमका में क्या हो रहा है, संथाल परगना के अन्य क्षेत्रों में क्या। समझ में कैसे आएगा अजय जी? आप उनके बीच में भी बोल रहे थे, संगीत रागी के भी बीच में बोलेंगे, सर कैसे चलेगा? अजय जी प्लीज कम से कम दूसरों को भी मौका दीजिए। ये बात इतिहास में है अजय कुमार जी, ये बात तो इतिहास की किताबों में है। उसमें ये बदलने जा रहे हैं ना, आप बदलने जा रहे हैं, ये बात तो है, जिक्र है इस बात का। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं ना, मेन आज के मुद्दे पर। बिहार में क्या हम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं है? 2047 को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जरा उस पर भी हम बातचीत कर लें, या उससे भागने की हम कोशिश करते हैं, या हमारे लिए ये सामान्य प्रक्रिया है? ये इतना बड़ा देश है, इस तरह की चीजें तो होती रही है। क्या ये सामान्य स्थिति है? चित्रा जी, इतना गंभीर ये मामला है और उस पर हम लोग इतिहास की जड़ खोद रहे हैं वर्तमान में, और आपका भविष्य क्या दिख रहा है उस पर भी जरा बातचीत करिए। जल्दी से आप तिवारी जी के पास। चित्रा जी, मैं बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और खास करके नेहरू परिवार ने इस देश की सांस्कृतिक धारा की जड़ें खोद दी है। इस देश को यदि किसी ने खोखला किया है तो गांधी परिवार ने और कांग्रेस पार्टी ने अंदर से खोखला किया है। आज जो पीएफआई एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस की गंदी धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ने इस देश को इस स्तर पर लाकर के खड़ा किया है कि संथाल परगना और जगह जगह से हिंदू भाग रहे हैं। आपकी गंदी राजनीति और गंदी धर्मनिरपेक्षता की सोच नहीं है स्थिति लाकर के खड़ा किया है कि 1947 के सारे आज फिर से खड़े हो गए हैं यहाँ पे, और आप धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाते रहिए। संगीत रागी जी, ये हिंदू और मुस्लिम की पॉलिटिक्स कब तक होती इस देश के साथ क्या किया है? आपने और आपकी पार्टी ने इस देश के साथ गद्दारी की है, यहाँ की सांस्कृतिक धारा के साथ गद्दारी की है, इस देश के मन स्थिति के साथ आपने गद्दारी की है। नहीं तो पाकिस्तान परस्त और जमाते इस्लामी का बीच दोबारा इस देश में नहीं खड़ा होता। ये आपकी देन है, आपकी पार्टी की देन है, आपके गंदे सेकुलरिज्म की देन है। हत्या करने वाला संगठन, उदयपुर में हत्या करने वाला संगठन, अरे उनको पाल पोस करके तो बड़ा आपने ही किया है, आपने ही पाल पोस करके बड़ा किया है।
केरला में जिस दिन हाथ काटे गए थे प्रोफेसर का, आपकी पार्टी क्या कर रही थी? यूडीएफ कहां थी? ऐसे तत्वों को संरक्षण आपकी पार्टी ने दिया था। अरे कम से कम अच्युतानंदन की बात तो मान लेते, बीजेपी की बात तो मान लेते। वो तो हमने। चलो ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। हो गए अजय जी, अब सबके बीच में प्लीज आप मत बोले, कम से कम दूसरों की बात सुनने का धैर्य भी दिखाइए। लेकिन मैं जल्दी से संगीत रागी जी आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगी। ये कब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम होता रहेगा? इतनी बड़ी आबादी, सर सवाल सुनिए, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कहां जाएंगे वो? उनको लेकर भरोसे में क्यों नहीं चलते हैं आप लोग? पलट के सवाल नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से? सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है अगर सिर्फ एक वर्ग की बात की जाएगी तो? देखिए चित्रा जी, ये दोनों दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। यदि आप अपने मदरसों से और आप अपनी मस्जिदों से गजवाए हिंद की घोषणा करेंगे और इस प्रकार के नारे देते रहेंगे और आप उसकी तुलना उस राष्ट्रवादी संगठन से करते हैं, उस तबलीगियों से करते हैं, आप जो गजवाए हिंद उन तत्वों से करते हैं जो जमाते इस्लामी से प्रेरणा लेता है, जो इस भारत को कन्वर्ट कर देना चाहता है अब इस्लामिक राष्ट्र में, जहां आईएसआईएस होगा, जहां तालिबान होगा, जहां हिजबुल मुजाहिदीन होगा, और उस संगठन से आप तुलना करते हैं जो देश की संस्कृति हो और देश के लिए समर्पित है। आप उनसे तुलना करते हैं और आप इसको हिंदू मुसलमान के रूप में देखते हैं। ये गद्दारों और राष्ट्रभक्तों के बीच की लड़ाई है और हिंदू समाज को और पूरे देश को इसके बारे में सचेत होना पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी जी वो कह रहे हैं राष्ट्रभक्तों और गद्दारों के बीच की ये लड़ाई है मौजूदा वक्त में। नहीं, देखिए, अगर राष्ट्रभक्त होंगे तो इतना भयभीत क्यों है? आज क्यों ये हिंदू को डरा रहे हैं कि कोई कह रहा है इस्लामिक कंट्री बना देगा 2047 तक? इतना हिंदू कमजोर नहीं है हिंदुस्तान का, चित्रा जी। और बीजेपी वाले जो इस तरह की बात करते हैं, ये वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। अरे तो वोटों के ध्रुवीकरण से मुस्लिम वोटों के लिए ही तो आप काम करते हैं। अरे आप कहीं संगठन है ना जो कहता था माई यादव और मुसलमान दोनों संगठन की बात सुनिए। कौन संगठन का जाति की बात दोनों को आपने आपकी पार्टी में मुसलमानों को कैसे चलेगा? तीन लोग साथ में चल बोलेंगे कैसे चलेगा? मृत्युंजय तिवारी जी की बात होने दीजिए। प्रतिक्रिया होती है। बोलिए चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, बार बार ये लोग हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और बीजेपी आरएसएस को ये चाहिए कि इसी तरह की बात बोली जाए जिससे इनको फायदा हो। ये देश की जनता जानती है, ये बेरोजगारी के आतंक पर नहीं बात करते। अरे सर 2047 में यहाँ पर आप समझ रहे हैं मामला, बेरोजगारी पर भी बातचीत होती है, क्यों नहीं बोलते आप लोग? घेरिए ना सरकार को। विपक्ष का भी इतनी मजबूत पार्टी है आपकी, विपक्षी दलों की उतनी मजबूत तो देश में कोई पार्टी नहीं है। घेरिए, किसने मना किया है? बट इस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है, उस पर तो बोलिए आप कम से कम। हम तो कह रहे चित्रा जी, हिंदू इतना कमजोर नहीं है कोई हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना लेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं हिंदू इतना कमजोर नहीं है कि 2047 तक कोई इस्लामीकरण कर जाएगा हिंदुस्तान का। बीजेपी वाला ही बताएगा, हमको डराएगा क्या? बीजेपी बार डराते हैं हिंदू आतंकवादी से, मुस्लिम तुष्टीकरण से, मुस्लिम आतंकवाद से हम लोग डरने वाले हैं क्या? वही काम ही आज आपके सारे दर्शकों ने, आप क्यों डरेंगे साहब? डरने वाला तो हिंदू समाज होगा। चित्रा जी, आज आपके सारे दर्शकों ने देखा हुआ है कि हमारे ऊपर के दोनों तय करके आए थे कि पी ना पाए तो घर का जरूर देंगे। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की एक कहावत है, अगर पानी पी ना पाओ तो ढरकाए जरूर दो, तो वो इसी प्रक्रिया के तहत आए। बोलेंगे ये तो बिल्कुल गलत बात है। इतनी बार टोकने के बावजूद आप लोग नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सुधांशु जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ, देखिए, हम ये बात कहना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि कोई हिंदू इतना कमजोर नहीं है। भारत बिल्कुल कमजोर नहीं था। मैं मृत्युंजय जी को बताना चाहता हूं और क्या से क्या हो गया। आज बंगाल में 1905 में बंगाल का डिवीजन, सबसे पहले अंग्रेजों ने राजनीति वहीं शुरू की थी ना। बंगाल का डिवीजन हुआ था जब हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अगर अविभाजित बंगाल ले लें, यानी आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो 100 साल पहले डेमोग्राफी क्या थी 1905 में? 1/3 मुस्लिम, 2/3 हिंदू। और आज अगर 100 साल के बाद देखें, यह 800 साल की गुलामी के बाद था, और 100 साल के बाद 2/3 मुस्लिम और 1/3 हिंदू। इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है जनाब। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया,
100 से अधिक जिलों में अल्पसंख्यक हो गया, कश्मीर वैली में पूरी तरह साफ हो गया। उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि पाकिस्तान में 24% तक, वहां 1% पे आ गया, बांग्लादेश में 32% था, वहां 8% पे आ गया। उसके बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके बाद भी ये सबको समझा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो मैं एक बात बताता हूं ना, अरे भाई, अच्छा सुनिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जहां से सांसद हैं। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। इस वजह से आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और दंगल का हमारा सवाल था, क्या आरएसएस से पीएफआई की तुलना करने पर एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपके जो जवाब मिले हैं, 67% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 33% लोगों का जवाब नहीं में है। अब इस पूरे मामले में बिहार सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन यकीनन जिस तरह के खुलासे बिहार से सामने आए हैं, उसे पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया है। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा, इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर।